नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या जो बाइडेन अमेरिका की सत्ता ट्रंप के हाथों में सौंपने से पहले दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल कर ही जाएंगे? क्या पुतिन ने तय कर लिया है कि अब और नहीं, और अब वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करने वाले हैं? लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने पुतिन को परमाणु बम के इस्तेमाल तक पहुंचा दिया? अगर पुतिन ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो फिर क्या दुनिया में परमाणु जंग शुरू हो जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो फिर कितने शहर हिरोशिमा नागासाकी की तरह बर्बाद हो जाएंगे? साथ ही यूक्रेन का क्या होगा, क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो क्या यूक्रेन वैश्विक मानचित्र से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? 1000 दिन से ज्यादा चल चुके रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो देश और अमेरिका ने रूस को खत्म करने का क्या प्लान लास्ट गेम शुरू कर दिया है? या फिर रूस ने ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की घोषणा के साथ ही नाटो को नेस्तनाबूद करने का परमाणु प्लान एक्टिव कर दिया है? आज हम आपको बताएंगे पुतिन क्यों परमाणु अटैक की राह पर है और क्या बाइडेन का दुनिया को बर्बादी का गेम है, क्योंकि कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर वॉर बिगिंस। वैसे तो पुतिन इससे पहले भी कई बार परमाणु अटैक की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि पुतिन जख्मी है और परमाणु जंग के लिए वो किसी भी वक्त ट्रिगर को दबा सकते हैं या उसका ऐलान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इसके लिए एक घटना तक आपको पहुंचना पड़ेगा, और वो घटना है 17 दिसंबर 2024 की। घटा क्या था जरा देखिए। उसके साथ ही क्योंकि मॉस्को के अंदर यह घटना घटी, और घटना क्या घटी, न्यूक्लियर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की हत्या कर दी गई, और जिम्मेदारी जिसने ली वो है यूक्रेन। यूक्रेन ने खुलकर इसकी जिम्मेदारी ली, और जहां अटैक किया गया वो जगह राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। परिणाम, पुतिन शुरू कर सकते हैं परमाणु वॉर, क्योंकि जो इगोर है, इगोर एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन का दिल कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। तो चलिए समझिए कि लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की हत्या किस तरीके से की गई। क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को में एक बड़ा धमाका हुआ, और इसे सीधे तौर पर चुनौती कहते हैं। यह धमाका राष्ट्रपति भवन से महज 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। स्कूटर में बम छिपाया गया था। बम फटने से किरिलोव और एक सहायक की जान चली गई। कानून प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि विस्फोटक उपकरण की क्षमता 300 ग्राम थी, और उसकी वजह से किरिलोव दुनिया से चला गया। लेकिन इगोर किरिलोव कौन है और रूस के लिए कितना महत्वपूर्ण चेहरा, या कहें कि पुतिन के कितने भरोसेमंद, फिलहाल वो कौन सी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जरा एक बार इसको भी देखिए। क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस को एक बड़ा झटका लगा है। सेना में जो उनका पद था, लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर वो काम कर रहे थे। 2017 में न्यूक्लियर चीफ के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाले, और अगर पुराने पद की बात करें तो रेडिएशन चीफ के तौर पर भी वो काम कर रहे थे। और यह पद किस लिए महत्वपूर्ण है? यह पद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यूक्लियर वॉर की ही घोषणा पुतिन की तरफ से की जा रही है, और जो दरअसल इगोर है वो पुतिन के बेहद करीबी तेजतर्रार अधिकारी और क्रेमलिन के सीनियर अधिकारी भी थे। तो क्या यह कहा जाए कि उनको श्रद्धांजलि के तौर पर पुतिन अटैक कर सकते हैं यूक्रेन पर, न्यूक्लियर अटैक? क्योंकि एक तरफ वो रेडिएशन विंग के अध्यक्ष थे, दूसरी तरफ वो न्यूक्लियर विंग के अध्यक्ष रहे, और ऐसे में न्यूक्लियर वॉर की जंग क्या उनकी मौत के बाद पुतिन श्रद्धांजलि के तौर पर देखते? और इसीलिए क्या वाकई में यूक्रेन पर मंडरा रहा है परमाणु जंग का खतरा? क्योंकि इगोर की हत्या के बाद यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से मिसाइल और फाइटर जेट्स मिले हैं। यूक्रेन की तरफ से इनका इस्तेमाल रूस की सीमा के अंदर किया जा रहा है, और इससे अमेरिका और नाटो देशों के खिलाफ पुतिन का गुस्सा बढ़ गया है। पुतिन अब नाटो और यूक्रेन पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। रूस की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई गैर न्यूक्लियर देश, सीधे तौर पर वो यूक्रेन का जिक्र कर रहे हैं,
उसका अगर अन्य न्यूक्लियर संपन्न देश सहायता करता है तो यह नियमों के विरुद्ध होगा और नियमों को तोड़ने के बाद रूस रुकेगा नहीं और रूस अटैक करेगा। और इसके लिए बाकायदा उसने अपनी नीति में बड़े बदलाव किए हैं और परमाणु नीति में जो बदलाव किए गए उसके बाद वो सारी संभावना इस वक्त बन रही है कि वो कभी भी यूक्रेन पर परमाणु अटैक कर सकता है। लेकिन एक बार सोचिए सर, अगर ऐसा हुआ तो रूस के साथ कौन कौन से देश होंगे, यूक्रेन के साथ कौन कौन से देश होंगे, एक बार तेजी से इसको भी समझते हैं। जरा देखिए, अगर बात रूस की करें तो रूस के साथ चीन, बेलारूस, उत्तर कोरिया, सीरिया, वेनेजुएला, ईरान, पाकिस्तान, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ये देश होंगे जो रूस की तरफ होंगे। जबकि यूक्रेन की तरफ कौन कौन से देश होंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इजराइल, इटली, जापान, पोलैंड, हंगरी, साउथ कोरिया। लेकिन इन सब के बीच में भारत, साउथ अफ्रीका और तुर्की ये वो देश होंगे जो ना रूस की तरफ होंगे ना यूक्रेन की तरफ होंगे। ये दरअसल तटस्थ होंगे, लेकिन यहां तटस्थ का मतलब शांति की तरफ है। यानी कि इनमें से जो भी देश शांति की बात करेगा उसकी तरफ ये तीनों देश होंगे। और भारत पहले भी कह चुका है कि वो युद्ध की नीति की तरफ नहीं है, वो बुद्ध की नीति की तरफ है। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस जंग को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में बाइडेन ये चाहते हैं कि ट्रंप के हाथों में सत्ता जाने से पहले इस आग को सुलगा दिया जाए और इसे न्यूक्लियर वॉर में तब्दील कर दिया जाए? क्योंकि आप देखेंगे वर्ल्ड मानचित्र पर जो इस वक्त जंग है, चाहे वो इजराइल वर्सेस फलस्तीन हो, इजराइल वर्सेस लेबनान हो, रूस वर्सेस यूक्रेन हो, या फिर हाल ही में सीरिया के अंदर जो घटना घटी उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। इन सब के पीछे एक चेहरा नजर आता है और वो जो बाइडेन है। और जो बाइडेन 25 जनवरी से अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे और ट्रंप शुरुआत में ही कह चुके हैं कि जैसे ही वो जिम्मेदारी संभालेंगे सबसे पहले नेटो देशों को मिलने वाली फंडिंग को रोक देंगे, यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों को रोक देंगे। लेकिन बाइडेन ने ऐसा क्या किया जिसका इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन रूस को उकसा रहा है? ये आगे चलकर प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये जरा देखिए कि स्थिति क्यों ऐसी बन रही है कि न्यूक्लियर वॉर बिगिन हो सकता है। दरअसल पुतिन और परमाणु हथियार की जो नीति जिसमें भी हाल ही में बदलाव किए गए और उसे महज 1 महीने के आसपास हुआ है, उसमें ऐसा क्या घटा है कि न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन शुरू होने की बात हो रही है? इसको जरा देखिए, क्योंकि पुतिन की नई नीति क्या कह रही है? वो कह रही है कि अगर कोई देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, यहां सीधे तौर पर यूक्रेन का जिक्र है, वो किसी न्यूक्लियर पावर देश की मदद से रूस पर हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। और फिलहाल ऐसा किया गया। अमेरिका से मिली हाई रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया है। अमेरिका न्यूक्लियर पावर है, यूक्रेन न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो अगर इस नीति के पहले ही क्लोज को देखें तो पुतिन ये कह चुके हैं कि हम कभी भी परमाणु अटैक कर सकते हैं और इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि एक न्यूक्लियर संपन्न देश ने यूक्रेन का सपोर्ट करते हुए लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन पर रूस पर दाग दी है। दूसरी नीति का क्लोज क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल होता है तो जवाब में रूस परमाणु हमला भी कर सकता है और ऐसा यूक्रेन कर चुका है। वो कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किया है, जो अमेरिका निर्मित है, प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन जो इसमें तीसरा नियम है, परमाणु हथियार नीति में जो तीसरा नियम है, उसको भी जरा देखिए कि कब रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन कहते हैं कि अगर कोई देश रूस के खिलाफ ड्रोन हमला करता है तो इसका जवाब न्यूक्लियर डेटरेंस से दिया जा सकता है। रूस की सेना इस तरह के हमले का करारा जवाब देगी और ड्रोन से हमले रूस पर आज से नहीं, 1000 दिन पहले जब यह जंग शुरू हुई थी उसी वक्त से यूक्रेन कर रहा है। इसका चौथा नियम क्या कह रहा है, इसको जरा देखिए, क्योंकि आप जब इस पूरे परमाणु नीति को समझेंगे तो शायद ऐसा लगेगा कि यह नीति में बदलाव ही इसलिए किया गया है क्योंकि पुतिन चाहते हैं कि परमाणु हथियार के इस्तेमाल के लिए उन्हें खुली छूट दी जाए या फिर परमाणु हथियार के इस्तेमाल के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच उन्हें कोसे ना। और इसलिए बदलाव किए गए क्योंकि चौथा
जो बदलाव है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर रूस में कोई हथियार हवा या अंतरिक्ष से आता है तो उसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान माना जाएगा। ऐसी स्थिति में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। और बैलिस्टिक मिसाइल जमीन पर नहीं चलती है, वो हवा से आती है, जीपीएस गाइडेड मिसाइल है। तो क्या काउंटडाउन शुरू हुआ है? जो पांचवा बदलाव परमाणु नीति में किया गया वो क्या था? वो कहता था कि अगर रूस या फिर रूसी लोगों के लिए खतरा पैदा होता है तो रूस न्यूक्लियर मिसाइल और न्यूक्लियर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर देगा। अब जरा उस घटना पर आइए जो 17 दिसंबर को घटी। रूसी जनरल की हत्या की गई और वो रूस की नजर में इसी कैटेगरी में है जहां रूसी नागरिकों की जान को खतरा है, क्योंकि बाकायदा स्कूटर के जरिए बम फोड़ा गया, राष्ट्रपति भवन से 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर फोड़ा गया, शहर के बीचों बीच फोड़ा गया। और इसलिए रूस की संप्रभुता के साथ रूस इसे जोड़कर देख रहा है और इसलिए वो कह रहा है कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी नीति ये कहती है कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल बिना किसी से पूछे कभी भी यूक्रेन के खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बदलाव किया गया। वो बदलाव सिर्फ जमीन पर अटैक की बात नहीं करता, वो अंतरिक्ष में भी अटैक की बात करता है। और वो क्या है? वो कहता है कि अंतरिक्ष से हमले की स्थिति में मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया जाएगा, साथ ही स्पेस में भी हमला किया जा सकता है। इस तरह के हमले से न्यूक्लियर डिफेंस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और यह बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि इसका मतलब यह निकाला जाएगा कि दरअसल अंतरिक्ष के अंदर जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उनको सीधा अटैक किया जाएगा, ताकि जो मिसाइल्स हैं वो अपने आप डीएक्टिव हो जाएं। यानी न्यूक्लियर वॉर के साथ एक और वॉर शुरू हो सकता है और वो होगा स्पेस वॉर। और भविष्य में जब भी वॉर की स्थिति बनेगी सबसे ज्यादा खतरा स्पेस वॉर को लेकर ही होगा। लेकिन एक घटना ठीक 1 महीने पहले घटी और वहीं से न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन शुरू हुआ। और वो कैसे हुआ इसको जरा समझिए। उसमें 2 चेहरे महत्वपूर्ण हैं। उनमें एक चेहरा है जो बाइडेन का, जो फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति हैं लेकिन अगले महीने के बाद नहीं रहेंगे। दूसरा चेहरा है व्लादिमीर पुतिन का, जो जब तक जिंदा रहेंगे राष्ट्रपति रहेंगे, क्योंकि वहां जिस तरीके से संविधान संशोधित किया गया उसमें हमेशा के लिए उन्हें राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है। लेकिन हुआ क्या है, 19 नवंबर 2024 मंगलवार का दिन था और वो दुनिया के लिए अमंगलकारी क्यों रहा इसको जरा समझिए। क्योंकि जो बाइडेन की तरफ से यूक्रेन को लंबी दूरी की अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई और यहां से रूस और पुतिन दोनों बौखला गए, क्योंकि यह सीधे तौर पर न्यूक्लियर वॉर को शुरू करने जैसा था। और इसके बाद ही बाकायदा नीति में बदलाव किया गया। रूस में तत्काल उसी दिन नीति को बदला गया और नीति को बदलकर क्या कहा गया, रूस अपने देश और देशवासी की रक्षा के लिए नई परमाणु नीति लागू करता है। जरा सोचिए, 19 नवंबर 2024 इस तारीख ने रूस को फ्री हैंड दे दिया कि वो अपनी नीति को बदलकर कभी भी परमाणु अटैक कर सकता है, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या जो बाइडेन यही चाहते हैं? क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा वेपन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और जो बाइडेन के रहते हुए ही दुनिया में अशांति सबसे ज्यादा फैली है, या कहें कि कई मोर्चों पर जंग हो रही है या जंग जैसे हालात बन चुके हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि जो मिसाइल जो बाइडेन ने यूक्रेन को दी, यूक्रेन ने उसका इस्तेमाल कैसे किया और उससे अब क्यों न्यूक्लियर वॉर का खतरा बन रहा है। जो मिसाइल अमेरिका ने दी उस मिसाइल का नाम है ATACMS, यानी कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। इसके इस्तेमाल के बाद रूस गुस्से से भर गया है। लेकिन क्या इसीलिए बाइडेन ने यूक्रेन को इसके इस्तेमाल की इजाजत दी? चलिए आपको इस मिसाइल के बारे में बताते हैं। ATACMS कितनी घातक है, कितनी खतरनाक है। अमेरिका की बनाई गई ताकतवर और बेहतरीन टेक्निकल मिसाइल इसे कहते हैं। ATACMS मिसाइल की रेंज लगभग 300 किलोमीटर है, जिससे दुश्मन के दूर से दूर ठिकानों को आसानी से निशाने पर लिया जा सकता है, उन्हें निशाना बनाया जा सकता है।
जीपीएस तकनीक से लैस होने की वजह से लक्ष्य को सटीक और तेजी से हिट करती है मिसाइल। इसमें कई प्रकार के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, जैसे कि क्लस्टर म्यूनिशन और सिंगल वॉरहेड, जो दुश्मन के अहम ठिकानों को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसे दो तरीके से चलाया जा सकता है। एक है HIMARS यानी कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, और दूसरा है MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। इसे दोनों से लॉन्च किया जा सकता है और यह यूक्रेन को दी गई है, और इसके बाद ही स्थिति और ज्यादा भयावह होती हुई नजर आ रही है। लेकिन रूस अगर परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा तो यूक्रेन क्या करेगा? क्या अमेरिका इस जोखिम को लेगा कि वो रूस की तरफ परमाणु अटैक करे? यह सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन को लड़ने के लिए यकीनन जो बाइडेन की सरकार अरबों रुपए दे रही है, अरबों डॉलर दे रही है, और उसके साथ वेपन भी दे रही है। लेकिन क्या वो सीधे वॉर में उतरेगी? इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि यूक्रेन आज की तारीख तक भी नेटो का हिस्सा नहीं है, और जंग भी शुरू नेटो में शामिल होने को लेकर हुई। लेकिन अगर कोई देश जंग के अंदर है तो वो नेटो का हिस्सा नहीं बन सकता है, नेटो का नियम है। तो फिर यूक्रेन क्या करेगा? कहा जा रहा है कि अगर रूस ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो यूक्रेन अपने डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। अब यह क्या है, इसको जरा समझिए। क्योंकि यूक्रेन खुद परमाणु हथियार नहीं बना सकता है, लेकिन वो कुछ डर्टी बम इस्तेमाल कर सकता है, जिनमें रेडियो एक्टिव तत्वों का इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे बम विकिरण पैदा कर कुछ लोगों को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। अगर यूक्रेन ने ऐसी हरकत की तो रूस परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। लेकिन यह भी सच है कि सोवियत संघ के विघटन के समय 1991 में यूक्रेन को बाकायदा परमाणु हथियार दिए गए थे, लेकिन 1994 में उसने रूस, अमेरिका और ब्रिटेन से मिले सुरक्षा के आश्वासन के बाद उन्हें डीएक्टिव कर दिया था। और शायद आज यूक्रेन सोच रहा होगा, काश ऐसा ना किया होता तो आज वो भी परमाणु हथियार संपन्न देश होता। लेकिन जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, वो कौन कौन से देश हैं और उनके पास कितने परमाणु हथियार हैं? जरा इस आंकड़े को देखिए, क्योंकि अगर परमाणु हथियार इस्तेमाल हुआ और जितने उतने इस्तेमाल हो गए तो बात यहां सिर्फ पृथ्वी की नहीं होगी। मानकर चलिए इतने परमाणु हथियार के पूरे सौर मंडल को तहस नहस कर दें। जरा देखिए हम कैसे परमाणु हथियारों के मुहाने पर खड़े हैं, या कहें कि एक परमाणु हथियारों के ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हुए हैं। गिनते जाइए। अमेरिका में 2022 में 3708 परमाणु हथियार थे, 2023 में भी लगभग उतने ही रहे, उसको बढ़ाया नहीं गया। लेकिन एक आंकड़ा कहता है कि 2024 तक आते आते उसके पास 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। कुछ ऐसे हथियार जिसका कोई डिटेल किसी के पास नहीं है। इसके बाद रूस को देखिए, 2022 में 4477 थे, 2023 में 4489 परमाणु हथियार हुए। रूस के बारे में भी कहा जा रहा है कि उसके पास फिलहाल यह आंकड़ा 5000 से ज्यादा है, क्योंकि वो जंग के मुहाने पर खड़ा है और उसको पता है जब भी यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर अमेरिका से सीधी टक्कर उसे लेनी होगी। इसके बाद पाकिस्तान के पास 2022 में 165, 2023 में 170 रहे। भारत के पास 2022 में 160, 2023 में 164 रहे। चीन के पास 2022 में 350 और 2023 में 410 परमाणु हथियार रहे। और ये प्रमुख वो देश जिनके पास परमाणु हथियार है। और जो आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं वो बताता है कि हथियारों की दौड़ में, परमाणु हथियारों की दौड़ में जो देश है उनके पास अथाह परमाणु हथियार है। लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग, इनको कुछ बिंदुओं के जरिए आपको समझाते हैं, क्योंकि इसमें जो मूल मुद्दा है वो दरअसल ये कि रूस चाहता है कि वो बिग ब्रदर की भूमिका में यूक्रेन के साथ रहे और वो वही करे यूक्रेन जो रूस कहता है। वहां प्रधानमंत्री भी वो हो जो रूस की तरफ अपना झुकाव रखता हो, और नाटो की तरफ यूक्रेन झुकाव दूर दूर तक ना रखे। लेकिन फिर भी जरा इतिहास के साथ इसको समझिए कि यूक्रेन 1917 तक रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। 1918 में आजादी की घोषणा की गई। 1921 में लेनिन की सेना से यूक्रेन हार गया और 1922 में सोवियत संघ का वो हिस्सा बन गया। यूक्रेन में सोवियत संघ का विरोध हुआ। 1954 में उसने क्रीमिया को यूक्रेन को दिया और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और यूक्रेन ने आजादी की घोषणा कर दी। 2010 में
रूसी समर्थित विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने और यहां तक कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि रूस से करीबी और यूरोप से दूरी की वजह से विक्टर का विरोध यूक्रेन के अंदर होने लगा और मजबूरी में 2014 में उसने पद छोड़ दिया। 2014 ही वो साल जब रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर दिया। लुहांस्क और दोनेत्स्क में भी विरोध हुआ और पिछले 8 से 10 सालों से यूक्रेनी सैनिकों और रूसी अलगाववादियों के बीच संघर्ष लगातार जारी है। एक मोटा मोटा आंकड़ा कहता है कि 14,000 की मौत हो चुकी है, लेकिन जो सही आंकड़ा है यकीन मानिए वो इससे बहुत ज्यादा है। दिसंबर 2021 में यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की घोषणा कर दी और यहां यूक्रेन ना कहें तो ज्यादा अच्छा है, कहिए कि जेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने की घोषणा की और जैसे यह घोषणा हुई रूस ने कड़ा विरोध जताया और वो इसलिए जताया क्योंकि नाटो देश जिस तरीके से रूस के इर्द गिर्द हैं उसमें अगर यूक्रेन भी शामिल हो जाता तो रूस की 3,000 किलोमीटर से ज्यादा की एक ऐसी सीमा होती जो सीधे नाटो के कंट्रोल में होती, या कहें कि जिसके मुहाने पर नाटो खड़ा होता और नाटो का मतलब है अमेरिका खड़ा होता। यानी कि रूस अपनी घेराबंदी को रोकने के लिए एक ऐसे क्षेत्रों को चाहता था और आज भी चाहता है जिसे वो यूक्रेन कहता है, जिसे एक तरीके से नाटो देश और रूस के बीच का नो मैन जोन या कहें कि नो वॉर जोन के तौर पर देखा जाए। लेकिन यूक्रेन में जेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते थे, उन्होंने नाटो के लिए एप्लीकेशन लगाई तो जंग के मैदान में आकर दोनों खड़े हो गए। और इसका मतलब क्या है और इसका यूक्रेन पर कितना असर पड़ा, क्योंकि रूस में तो यकीनन इसका एक बड़ा असर पड़ा है, लेकिन यूक्रेन के अंदर भी इसका असर कम नहीं है, क्योंकि कोई भी देश उसकी पहचान होती है वहां के देशवासी। लेकिन अगर देशवासी लगातार पलायन करते चले जाएं तो वो देश अपने आप ही खोखला होता चला जाता है और यूक्रेन के साथ बिल्कुल ऐसा हुआ। जरा देखिए कितने लोग पलायन कर चुके हैं। यूक्रेन से पोलैंड के अंदर 2,81,000 लोग पलायन कर चुके हैं, स्लोवाकिया के अंदर 30,000, हंगरी के अंदर 84,000, सोमानिया के अंदर 32,000, इसके अलावा बेलारूस के अंदर 500 लोग पलायन कर चुके हैं। और अगर बात करें इन सबसे अलावा मालदोवा के अंदर 36,000 और रूस के अंदर भी, आप सोचिए यूक्रेन से रूस के अंदर भी जो लोग पलायन कर चुके हैं वो आंकड़ा है 1,29,000 और इसके अलावा जो अन्य यूरोपीय देश हैं उनमें 34,000 के आसपास यूक्रेनी यूक्रेन छोड़ चुके हैं इस जंग की वजह से। आप सोचिए जो वहां रह रहे हैं वो बद से बदतर जिंदगी में है या फिर जंग में है, और जो नहीं रह रहे हैं वो अपने देश के ही नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे ही रूस के साथ है। लेकिन क्या ये जो न्यूक्लियर वॉर बिगिंस की बात हो रही है, क्या ये शुरू होगी जो बाइडेन के कार्यकाल के खत्म होने से पहले? क्योंकि अगर जो बाइडेन का कार्यकाल खत्म हुआ और अगर जंग शुरू नहीं हुई तो ट्रंप कह रहे हैं कि वो नाटो को समर्थन नहीं करेंगे, ट्रंप कह रहे हैं कि वो यूक्रेन को फंडिंग नहीं करेंगे, ट्रंप कह रहे हैं कि वो यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे, और ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मैं आया तो एक दिन में जंग को खत्म कर दूंगा। क्या ये अगले 20 से 25 दिन देश और दुनिया पर न्यूक्लियर वॉर के खतरे की तरह मंडरा रही है? इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।